नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी का दिल्ली दौरा, गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी से की मुलाकात। उत्तराखंड में यूसीसी के फाइनल ड्राफ्ट संबंधी बिंदुओं पर हुई चर्चा। दिल्ली में 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर 25 जुलाई को मंथन, सीएम धामी के साथ बीजेपी के सभी सांसद करेंगे शिरकत। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली के लिए हुए रवाना। अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, कांग्रेस को इस योजना के बारे में कुछ नहीं कहने का हक। उत्तराखंड कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक, बारिश से हुए नुकसान के लिए जानकारी। कहा, हरिद्वार में सबसे अधिक हुआ नुकसान। उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री बाल बचे, ऋषिकेश एम्स अस्पताल में घायलों का जानने गए थे हाल। हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर ब्लेड्स के पास पहुंचा प्लास्टिक टुकड़ा, बड़ा हादसा टला। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू किए जाने और ड्राफ्ट फाइनल होने संबंधी कई बिंदुओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि समान नागरिक संहिता को लेकर प्रदेश सरकार ने जो वादा किया था उसके अनुरूप ड्राफ्ट तैयार हो रहा है। जैसे ही ड्राफ्ट सरकार को प्राप्त होगा, सरकार अध्यादेश के माध्यम से या फिर विधानसभा में कानून लाकर इसे उत्तराखंड में लागू कर देगी। गृह मंत्री से मिले हैं तो स्वाभाविक रूप से निश्चित रूप से यूसीसी में चर्चा भी हुई होगी और उस संदर्भ में जो हमारी कमेटी है उसकी रिपोर्ट अभी आनी शेष है। जैसी वो रिपोर्ट आएगी उस संदर्भ में तत्कालिक जो वैधानिक चीज़ें हैं उसकी चर्चा करते हुए उसको हम चाहे अध्यादेश के रूप में लाएं, चाहे विधानसभा के अंदर उसको पारित करते हुए कानून के साथ और समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू हो, यहाँ की जनता की अपेक्षा है और हमारे मुख्यमंत्री दिशा में प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर उत्तराखंड में सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को कंडाली से बनी स्टॉल के साथ ही राज्य के अन्य स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से CIRF के प्रस्तावों पर वित्तीय और प्रशासकीय अनुमोदन के लिए अनुरोध भी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने कहा कि CIRF में राज्य को 250 करोड़ रुपए की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। विभिन्न राजमार्गों, रोपवे, टनल, मार्गों के चौड़ीकरण, इन सब के संबंध में मैं सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी से भेंट करने गया था। उनसे मैंने जो अनुरोध किया तो उस अनुरोध के क्रम में CRIF में 250 करोड़ रुपए की सड़कों की योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति प्रदान करने का आज निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ FDR के अंतर्गत जो हमारे राज्य के लिए फ्लड डैमेजिंग रोड्स हैं उनके पुराना भुगतान है, उस भुगतान को भी उन्होंने पुनः उन सभी को पुनः प्रस्ताव के रूप में प्रेषित करने के लिए कहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। 25 जुलाई को महत्वपूर्ण बैठक होगी जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भाजपा के सभी सांसद बैठक में शामिल होंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बैठक में शामिल होने के लिए देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र का कहना है कि अभी तक जिस तरह से महाजनसंपर्क अभियान चला है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। किस तरह से आगामी कार्यक्रम को शुरू किया जा सकता है उसके बारे में भी विचार किया जाएगा। देखिए, पार्टी की रूटीन में मीटिंग है और
लोकसभा की पार्लियामेंट जब चलती है, राज्यसभा की संसद चलती है, तो उस दौरान सांसदों के साथ बैठना होता है। 3 प्रकार के विषय रहते हैं। पहला विषय तो सांसद द्वारा जो अपने सदन की कार्रवाई, उसमें कौन कौन से विषय ऐसे राज्य से जुड़े हुए विषय हैं उन पर चर्चा होती है, और संगठन द्वारा भी कुछ विषय जो कार्यकर्ताओं द्वारा आते हैं क्षेत्र की समस्या से संबंधित, उन विषयों में चर्चा होती है। दूसरा, आगामी दिनों में हमारे जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें सांसदों की प्रत्यक्ष भूमिका, उनके प्रवास, और इस बार हमने जोड़ा है ग्रामीण प्रवास, उसमें उनका रहना हो, उस कार्यक्रम की स्वरूप हमने बनाया है, उस पर भी उनका अनुमोदन लेना है, उनके कार्यक्रम तय करने हैं। तीसरा, आगामी दिनों के अंदर हमारे नगर पालिका, नगर निगम के और सहकारिता के चुनाव है, उस संदर्भ में भी चर्चा माननीय सांसदगणों से इस बीच बैठक में होगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में कृषि उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की, जिसमें उत्तराखंड में हुई निरंतर बारिश से किसानों को हुई क्षति की जानकारी ली। बैठक के उपरांत कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा से किसानों को भारी क्षति हुई है और हरिद्वार जनपद में सबसे ज्यादा क्षति हुई है, जिसकी हमने जानकारी ली है। साथ ही गणेश जोशी ने यह भी बताया कि मैं स्वयं हरिद्वार जिले का निरीक्षण करके आया हूँ, जहाँ पर 35 गाँव का हमने दौरा किया और वहां पर हुए तमाम नुकसान की जानकारी ली। ये आपदा से पूरे प्रदेश के अंदर काफी क्षति हुई है, लेकिन विशेष क्षति हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में हुई है। कल मैं 4 विधानसभा की 35 से अधिक गांवों में पर्सनली सुबह से लेकर शाम तक वहां पर गया था, और हरिद्वार के अंदर कुल खेती का क्षेत्रफल 51,300 हेक्टेयर था, जिसमें से 53,883 हेक्टेयर आपदा से बाधित हुआ है। जो भारत सरकार के मानक हैं 33%, उसके दायरे में 22,684 हेक्टेयर आ रहा है, और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो मानक के अनुसार ये उसका मुआवजा 38.56 करोड़ रुपये बनता है। इसमें गन्ना, धान, चारा, सब्जी फसलें सारी की सारी हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी के साथ। सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहा कोई भी बालक अब पाठ्य पुस्तकों से वंचित नहीं रहेगा। पाठ्य पुस्तकों के अभाव में अब किसी भी विद्यार्थी की पढ़ाई नहीं होगी बाधित, क्योंकि उत्तराखंड की धामी सरकार ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में ये निर्णय लिया है कि सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें अब स्कूल में ही निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार द्वारा हमें स्कूल में ही निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। गरीब परिवारों के बच्चे अब बिना किताबों के स्कूल नहीं जाएंगे। धामी सरकार के इस भगीरथ प्रयास से राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे 10,83,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से प्रत्यक्ष लाभ होगा। आर्थिक परिस्थितियों के कारण पहले काफी बच्चे पुस्तकें नहीं खरीद पाते थे। निर्बल और विशेष श्रेणी के जिन छात्र छात्राओं को पुस्तक क्रय करने के लिए सरकार के द्वारा पैसा उपलब्ध कराया जाता था, उसमें भी कई बार विलम्ब हो जाता था। अब सरकार प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों को विद्यालयों में निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। निश्चित रूप से इससे लाखों विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। पहले किताबें खरीदने के लिए हमें दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार किताबें दुकानों पर समय से नहीं मिल पाती थी। अब किताबें स्कूल में ही मिलती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। धामी सरकार ने ठाना है शिक्षा की अलख जगाना है, शिक्षा को सर्वसुलभ करके उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है। जल संरक्षण से जुड़े अभियानों में जनता जनार्दन को, सामाजिक संगठनों को, सिविल सोसाइटी को भी
ज्यादा से ज्यादा हमें जोड़ना होगा, साथ लेना होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी मंत्र को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार जल संरक्षण की दिशा में अनेक कदम उठा रही है। बारिश के पानी को सहेजने के लिए जन भागीदारी से जाल खाल, खंती निर्माण के पारंपरिक तौर तरीकों को अपनाया जा रहा है। वर्षा जल संचयन के लिए सरकार प्रदेश भर में जलाशयों, झीलों और चेक डैम निर्माण को भी प्रोत्साहित कर रही है। लोग जरूरत के हिसाब से पानी खर्च करें, इसके लिए प्रथम चरण में करीब 44 शहरी क्षेत्रों में हर पेयजल कनेक्शन पर मीटर लगाए जा रहे हैं। सरकार ने हर जिले में एक सूखती नदी पुनर्जीवित करने का खाका तैयार किया है। इसके लिए नदियों के कैचमेंट एरिया में जल संरक्षण में सहायक पौधों के रोपण के अलावा पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पानी की बूंद बूंद को बचाने के लिए सरकार सिंचाई के लिए ड्रिप और माइक्रो स्प्रिंकलर से जुड़ी योजनाओं को बढ़ावा दे रही है। पानी की बूंद बूंद को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए जल संरक्षण में हम सभी भागीदार बने। जल है तो कल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में भाजपा प्रदेश भर के किसानों को लुभाने के लिए किसान समृद्धि केंद्र खोलने जा रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश में खुलने जा रहे किसान समृद्धि केंद्रों के मीडिया से बातचीत में बताया कि देश भर में 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्र खुलने जा रहे हैं। इनमें उत्तराखंड प्रदेश में ही 5 से 6 किसान समृद्धि केंद्र खुलने जा रहे हैं ताकि किसानों को समृद्ध बनाया जा सके। आगामी 27 जुलाई से प्रदेश भर में इसकी शुरुआत हो जाएगी। किसान समृद्धि केंद्र खुलने के साथ ही प्रदेश भर के तमाम किसानों को किसान सम्मान निधि भी दी जाएगी। ये किसान समृद्धि केंद्र पूरे देश के अंदर 1,25,000 खुलेंगे। हमारे राज्य में 5 से 6 केंद्र इस रूप में खुलेंगे। ये केंद्र जहां सस्ते मूल्य पर खाद और खास तौर पर जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खादों का वितरण करेगा। अनेकों जो संयंत्र हैं कृषि संबंधित उनके संदर्भ विषय आएगा। दवा है, आपका किसान से जुड़ी हुई वैज्ञानिक जानकारी है, ये सारे उस केंद्र पर उपलब्ध होंगे। ये केवल 2024 के चुनाव को देखकर ये निर्णय लिया गया है। किसान सम्मान निधि से किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। खैरात नहीं मांग रहे किसान। 700 किसान आंदोलन में मारे गए। 5 के आसपास किसानों को एक मंत्री के पुत्र ने अपनी गाड़ी से दबा दिया। और पूरा अगर मैं अपने स्टेट की बात कर दूं, हरिद्वार के पूरे किसान इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। कोई मुआवजा, कोई राहत उनको नहीं प्रदान की गई है। सिंचाई विभाग ने तो यहाँ तक हद कर दी, जो बंदे बनाए गए थे ताकि गाँव में बाढ़ ना आए, वो बंदों की रिपेयर पिछले 6 सालों में नहीं हो पाई। मणिपुर हिंसा और वहां पर महिलाओं पर हुए अमानवीय अत्याचारों पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार वाकई गंभीर है, तो प्रधानमंत्री मोदी को देश की जनता से माफी मांगते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। बल्कि बीरेन्द्र सरकार पर वहां के समाज को आपस में लड़ाने का दोषी मानते हुए आपराधिक मुकदमा दायर होना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मणिपुर में हुए महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार को बर्बरतापूर्ण बताया। देखिए, ये तो बहुत ही अत्यधिक बर्बर, ये किसी सभ्य समाज में, किसी लोकतांत्रिक समाज में इसकी कल्पना नहीं की जा सकती जो हुआ। और ये वहाँ की सरकार ने वोट की राजनीति के लिए, क्योंकि आप वहाँ अपना एक ऐसा अलायंस वोटर्स के साथ बनाना चाहते हैं जिसमें हमेशा वहाँ भाजपा जीत करके आ सके, उसके लिए आपने 2 समुदायों को लड़ा दिया। जिस तरीके से देश में करते हैं उसी तरीके से वहाँ भी कुकीज और मैतेई को आपस में लड़ा दिया, और उसके लिए सारा वो हुआ है। और यदि मोदी अब भी गंभीर है
तो देश से मोदी जी गंभीर है, देश से माफ़ी मांगते हुए वहाँ की सरकार को फौरन बर्खास्त करना चाहिए। गुरुवार को चमोली में करंट हादसे के बाद गंभीर रूप से 6 घायलों को एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था, जहां सभी घायलों का हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री समेत कई नेता पहुंचे थे। इसी दौरान उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी घायलों का हालचाल लेने के लिए हेलीकॉप्टर से एम्स ऋषिकेश पहुंचे, जहां लैंडिंग के वक्त वे खुद हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गए। दरअसल जिस समय उनका हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर रहा था, उस समय अस्पताल के हेलीपैड पर एक प्लास्टिक का बड़ा टुकड़ा उड़कर हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर ब्लेड्स के पास तक पहुंच गया। गनीमत ये रही कि ये टुकड़ा ब्लेड में नहीं फंसा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वैसे इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें से एक घटना में मुख्यमंत्री धामी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, जो बड़ी सुरक्षा चूक भी है। जो भी हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस करते हैं, उसमें जो है जो जिस हेलीपैड में हेलीकॉप्टर उतरता है, वो हेलीपैड जिसका प्रबंधन में है, तो उनको हम एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन जो है पहले भी जारी किए हैं। सभी जनपदों का जो है डीएम्स एंड एसएसपीज को जो है जारी किया है। इसमें जो है बहुत सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहिए। कोई भी लापरवाही जो है बहुत बड़ा घटना होने का जो है ये संभावनाएं देता है, तो इसलिए बहुत सेंसिटिव विषय है। इसमें अभी जो वर्तमान में जो घटना हुआ है करके जो लापरवाही का जो है देखने को मिला है करके जो सूचना आया है, तो उस संबंध में मैं संबंधितों से जो है अभी रिपोर्ट ले लूँगा। रिपोर्ट लेकर के इनकेस अगर कोई लापरवाही है तो उसका पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए जो है जो आवश्यक कार्रवाई है वो हम करेंगे। देखो, मैं 3 दिन से भी चमोली जिले के कार्यक्रम में था, तो वहाँ तुरंत एक बड़ा हादसा हो गया था, तो मैं 2 दिन से नहीं था। और कल जब मुख्यमंत्री जयराम थे, तो मुख्यमंत्री को जब वहां से वापस आए तो मैं 5 मरीजों को लेकर फिर एम्स आया। और जब मैं एम्स में पहुंचा तो थोड़ा सी वहां पे हेलीकॉप्टर जब हमारा लैंड कर रहा था, तो वहां पे दिक्कत हो गई थी। मैंने एम्स के डायरेक्टर से बात की है और मुझे लगता है कि एक इत्तेफाक हो, और ऐसा एम्स में होता नहीं है जनरली। आगे बढ़ेंगे अग्निवीर योजना को लेकर, जहां कांग्रेस उत्तराखंड से पदयात्रा निकालकर अग्निवीर योजना का विरोध करने की बात कर रही है और राहुल गांधी भी 10 दिन के लिए पदयात्रा करने वाले हैं। वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का कहना है कि कांग्रेस को इस योजना के बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से देश की सेवा के लिए अग्निवीर योजना में भर्ती होने के लिए युवकों के साथ युवतियां भी बड़ी तादाद में आवेदन कर रही हैं, उससे साफ है कि ये योजना युवाओं के हित के लिए, साथ ही भारत ही नहीं विश्व के कई देशों में देश सेवा के लिए कम अवधि के लिए सेना में भर्ती होती आई है। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि अग्निवीर के बारे में बोलना उचित नहीं है। हमारी बेटियों ने जब बड़ी संख्या में अग्निवीर के लिए आवेदन दिए हैं, उसमें आने के लिए अपनी इच्छा जताई नहीं, ऑनलाइन उन्होंने आवेदन दिए हैं। तो इससे ये बात तो साफ हो गई कि अग्निवीर के प्रति ये जो विपक्ष द्वारा एक गलतफहमी फैलाई जा रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा और 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाने के मामले में सड़क से लेकर संसद तक विपक्षी पार्टियों में आक्रोश व्याप्त है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में लालकुआं स्टेशन तिराहे पर कांग्रेस पार्टी के लगभग 2 दर्जन कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने मांग की है कि मणिपुर में तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। मांग तो ये करना है कि तत्काल प्रभाव से केंद्र सरकार को, मणिपुर सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और जितना इसकी निंदा हो वो बहुत कम है। आज तक इतिहास में, हम तो विश्व के इतिहास में कहेंगे, ऐसा देखने को नहीं मिला कि स्त्रियों को नग्न करके और परेड कराया जाए और उनसे दुराचार किया जाए। इस प्रकार की घटना को माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम शर्मसार हैं। अगर हम शर्मसार हैं तो आज तक मणिपुर की सरकार बहाल है, उसको क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार बिल्कुल सोई पड़ी है। वहाँ की आंखों में, कानों में अपने तेल डाल के सोई पड़ी है।
और वो अपराधियों से मिली हुई है, क्योंकि अगर अपराधियों से मिली नहीं होती तो घटना के 80 दिन बीतने के बाद जब वीडियो वायरल होता तब आरोपी की गिरफ्तारी कर रहे हैं, जबकि एफआईआर 10 दिन के अंदर एफआईआर हो चुकी थी। यहाँ पर मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएं तो राज्य में होती रहती हैं, मतलब इसका मतलब कि उनके लिए आम बात है। मणिपुर में जो घटना हुई और महिलाओं को जो निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके साथ जो छेड़खानी की गई, ये सरकार का निकम्मापन जाहिर होता है। प्रधानमंत्री ने स्वयं माना कि देश के लिए बहुत शर्मनाक है। अगर उनको वास्तव में इसमें शर्म महसूस होती है तो उनको मणिपुर सरकार को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। आरोपियों को तो तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले देश के प्रधानमंत्री अगर वाकई शर्मसार हैं तो मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसी घटना हुई है वो आज तक किसी युग में, इतिहासों में भी, हमें पुराणों में भी सुनने को नहीं मिला है। यहाँ तक कि द्वापर में द्रौपदी के साथ दुर्योधन द्वारा जो चीरहरण का कार्यक्रम किया गया तो भगवान श्री कृष्ण आ गए थे, लेकिन यहाँ कौन। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड स्यालदे में स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना राजकीय महाविद्यालय स्यालदे में जीआर चैरिटेबल हेल्थ ट्रस्ट और काशी चैरिटेबल ब्लड बैंक काशीपुर द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 45 युवाओं ने अपना रक्तदान कर एक मिसाल कायम किया। बताया गया कि क्षेत्र पहली बार रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। रक्तदान शिविर में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं और स्यालदे के व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, जो कि समाज हित के लिए अच्छा कार्य है। यहाँ पर एक शिविर का आयोजन किया गया और इस रक्तदान शिविर में बहुत लोगों ने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है। हम सभी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लोग दूर दूर कुछ घाट और दूर दूर मेहरोली से लोग यहाँ रक्तदान करने आ रहे हैं। हम सबका बहुत आभार व्यक्त करते हैं और भविष्य में हम ऐसे आयोजन करते रहेंगे। आप लोग हमारा सहयोग करते रहें और हमको एक अपना परामर्श देते रहें और हम कोशिश करेंगे। सोमेश्वर अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में हटूड़ा फल्यूदा साई नदी पर तटबंध सुरक्षा दीवार की कई बार मांग हो चुकी है। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने क्षेत्र जनप्रतिनिधि विभागीय अधिकारियों को कई बार गुहार लगा चुके हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने से कारण ग्रामीणों का रात को रहना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि 2013 में आई आपदा के कारण साई नदी के दोनों तरफ तटबंध बह चुके हैं, लेकिन 9 साल बीत जाने के बाद भी क्षेत्र जनप्रतिनिधि विभागीय अधिकारियों ने तटबंध सुरक्षा दीवार बनाने की कोई सुध तक नहीं ली। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों के माथे में चिंता की लकीरें खींच जाती हैं। 2013 में हमारे साई नदी के वहाँ पर जो आपदा आई थी उसमें जो खेत बहे थे उससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ। हमारे घरों पे पानी आ गया। शासन प्रशासन के वहाँ कितने बार गए, उनसे काफ़ी कहा, जनप्रतिनिधियों के वहाँ पर गए, गुहार लगाई और उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। उत्तराखंड के डोईवाला में बनने जा रही एरो सिटी और इंटीग्रेटेड टाउन सिटी को लेकर जहां क्षेत्रवासी दुविधा में हैं, तो वहीं डोईवाला में हर रोज महापंचायत और बैठकों का दौर जारी है। सरकार के खिलाफ हो रही पंचायतों को लेकर डोईवाला के भाजपा कार्यकर्ता भी अब असंतोष में हैं। एसडीएम डोईवाला शैलेंद्र सिंह नेगी से मुलाकात कर भाजपा नेताओं ने मांग करी कि सरकार की अगर नए शहर बसाने की कोई मंशा है तो उसे सार्वजनिक करने की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री को भाजपा नेताओं ने ज्ञापन प्रेषित कर अपनी पीड़ा से वाकिफ कराया। ये जो डोईवाला के अंतर्गत टाउनशिप सिटी को लेकर के जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, इससे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। मतलब गांव में हर जगह पर बैठकें हो रही हैं और रोष व्यक्त किया जा रहा है। हम लोगों के लिए भी दुविधा बनी हुई है और माननीय विधायक जी ने इस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन जो वीडियो चल रही है उससे सभी लोग भ्रमित हैं और कहीं ना कहीं हमारे लिए भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि गांव में हम लोगों के घरों पर भी लोग जो है धरने देने की स्थिति में है। तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि इसमें सरकार अपनी स्थिति जो है स्पष्ट करे। आज एसडीएम महोदय के यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। तो एसडीएम महोदय द्वारा आश्वस्त किया गया कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है कि यहाँ पर टाउन सिटी बनाई जाएगी, लेकिन लोगों में बहुत आक्रोश है, ग्रामवासियों में बहुत आक्रोश है। हमारा एसडीएम महोदय के माध्यम से शासन तक यही आदेश पहुंचाना है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक बयान दे दें कि एरो सिटी या टाउनशिप का कोई भी मामला यहाँ पर नहीं है।
तो सभी ग्रामवासी उसमें आश्वस्त हो जाएंगे। और ये हमें भी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से भी कुछ लोकल न्यूज़ जानने में आया कि इस तरह की इशू है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफिस लेवल पर कोई भी निर्देश नहीं है, कोई पत्राचार नहीं हुआ है, तो हम लोग तो इसमें एक तरीके से एकदम से अनभिज्ञ हैं कि ये प्रक्रिया कहाँ शुरू हुई और किसने ये खबर फैलाई। तो फिलहाल हम लोगों को समझा रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनाए रखें, किसी को बहकाव में ना आए, और जब आदेश होगा, यदि किसी प्रकार से कोई प्रोजेक्ट चलने वाला भी है, उसका आदेश होगा, तो तब तक धैर्य रखें। उत्तराखंड में केदार धाम ज्योतिर्लिंग का अलग रखाव करने वाली बद्री केदार मंदिर समिति एक बार फिर विवादों में है। इस मामले में बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी बयान दिया है और सवाल उठाते हुए कहा कि जब बीकेटीसी ने गर्भगृह में मोबाइल को बैन किया था, तभी ये सवाल उठाए गए थे कि यह नियम कब तक चल पाएगा। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि ना तो सत्तासीन सरकार पर यह दम दिख रहा और ना ही बीकेटीसी नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी वीआईपी पर कार्रवाई कर पा रही है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का फोटो है, लेकिन जब टेंपल कमेटी ने स्पष्ट रूप से वहां आदेश किए थे, वहां पर बोर्ड लगाया था कि मंदिर के अंदर और मंदिर के प्रांगण में कोई भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वर्जित है, तो इसके बाद उस पर ध्यान भी देना चाहिए। मैंने उसी दिन कहा था कि पता नहीं ये कब तक चलता है, ये कोई वीआईपी आएगा और फिर ये हो जाएगा। तो वही दिखा, मतलब अंदर से फिर वीडियो बाहर आने लगे, फोटो बाहर आने लगे, मंदिर के प्रांगण में बाकायदा बैठाकर वीआईपीज़ के इंटरव्यू हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। कांग्रेस के नेता का ये प्रश्न है कि भगवान श्री केदारनाथ जी में बीकेटीसी ये कर रही है, वो कर रही है। उनको याद होना चाहिए कि वही बीकेटीसी के अध्यक्ष थे जो आपदा के समय जूते पहन के गर्भगृह में गए थे और पूरे प्रदेश और देश की जनता ने उनको देखा था। समय समय पर कांग्रेस के नेताओं ने मंदिर की पवित्रता को भंग करने का काम किया है। तमाम तरीके के उदाहरण हैं, इसलिए उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमारी सरकार और हमारी जो मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उनके जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उसकी स्वच्छता पवित्रता बनाए रखने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। और इसी के साथ जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए बने रहें जन टीवी के साथ। नमस्कार।